वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए सैंपल पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करेंगे बच्चों आज के सवाल नंबर 1 की। पहला सवाल आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन है आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर्ड टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पर एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होती हैं, और जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है। ऑप्शन बी विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ अ कंडक्टर। जो कंडक्टर की शार्प एज होती हैं उनके नियर में वो ज्यादा क्राउडेड होती हैं। ऑप्शन सी विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड। ऑप्शन सी में कहा गया है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्या ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है? तो बच्चों पहले मेरी बात को आप बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं वो स्फेरिकल शेप में इस तरीके से बनती हुई जाती हैं। अब इनके बीच का पहली है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है दूसरी। इनके बीच का जो ये स्पेस है ये होता है बेटा सेपरेशन, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। तो अब जरा ध्यान से आपको सुनना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल्स टू माइनस का dv ओवर कितना बेटा dr। अब यहां पर अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि जो dr होगा वो माइनस का dv अपॉन e होगा। माइनस का dv अपॉन कितना होगा e। तो क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हर एक सरफेस के लिए जो पोटेंशियल होगा वो तो बेटा रहेगा सेम। कैसा रहेगा? सेम। हर एक सरफेस के लिए dv की वैल्यू सेम रहनी है। अब आप एक बात बताइए, अगर e को मैं बहुत ज्यादा करूं तो e जितना ज्यादा रहेगा dr उतना ही क्या होगा? कम। अगर हम यहां से पहली कंडीशन में e को ज्यादा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग नेचर का कर दें, तो जो सेपरेशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का dr, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? वो कैसा होगा? कम। और अगर मैं यहां से e को कम रखूं, e की वैल्यू को कम रखूं, तो dr कैसा होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कैसा होगा बेटा? कम होता जाएगा। यहां से पता चलता है कि यदि e की वैल्यू कम होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होता चला जाता है। वो कैसा होता है बच्चों? ज्यादा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा पहला ऑप्शन है वो तो हो गया करेक्ट, क्योंकि पहले ऑप्शन में कहा गया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो ज्यादा होंगी, वो एक दूसरे के क्लोज होंगी। एक दूसरे के क्या होंगी? क्लोज। तो पहली बात ठीक। फिर इन्होंने इसी में ये पूछा है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पर स्पेसिंग बढ़ेगी, तो वो बात मैंने आपको यहां पर बता दी। ऑप्शन बी की बात करते हैं। इसमें कहा गया है विल बी क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ अ कंडक्टर। तो ये बात तो आप सभी जानते हो कि जो कंडक्टर होता है उसकी एजेस के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो उनके बीच का स्पेस कम रहेगा, जिसकी वजह से वो शार्प एजेस के नजदीक में ज्यादा क्राउडेड होंगी। बात करेंगे इसके ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में कहा गया है विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड। क्या हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो स्पेस है वो बराबर होता है? नहीं। वो कंडीशन केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड होगी बच्चों। अगर E कांस्टेंट रहेगा तो dr भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी आपका हर कंडीशन में वैलिड नहीं होता। तो इसके लिए अभी तक जो दिया हुआ ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है वो दोनों ही करेक्ट है, और इस चीज को बताता है ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो है ऑप्शन डी। हाँ, तो बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट फॉल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो कि इनिशियली रेस्ट में था उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से फॉल किया और उससे हमने 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कराया। देन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस इज। तो उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। बेटा सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निगाहों को थाम कर रखें और मेरी एक एक बात को बड़े ही ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए बच्चों, इधर मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर की तरफ लिया तो यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी होगी और यहां रखी होगी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऊपर की तरफ जाएंगी। अब हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, यह है एक इलेक्ट्रॉन जो कि इनिशियली रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फिर इस इलेक्ट्रॉन का हमने फ्री फॉल किया। जब फ्री फॉल किया तो इसे जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो s इक्वल्स टू आपको दे रखा है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिया गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना ये होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल किया जाएगा तो उसे इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। बड़े ध्यान से आप देखेंगे। देखिए बच्चों, इधर होगा ऐसा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहां प्लेस किया जाएगा तो ऊपर वाली जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो तो इलेक्ट्रॉन को करेगी रिपेल, और जो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये इसे अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा, और जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F = Q × E से फाइंड किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो इस पर फोर्स लगाया होगा वो E × कैपिटल E होगा बच्चों, E × कैपिटल E होगा। जब इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगाकर ये प्लेट अट्रैक्ट करेगी तो सबसे पहले होगा इलेक्ट्रॉन का अपना एक्सीलरेशन। क्या होगा बच्चों? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, A = F अपॉन कितना? M। A = F अपॉन कितना? M। तो यहां से F की जगह पर हम रख सकते हैं स्मॉल e × कैपिटल E, स्मॉल e × कैपिटल E, और अपॉन में आएगा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से आप पहले फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, जो कि आएगा निकलकर बेटा m/s²। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। फिर आपने एक पढ़ा है बेटा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। तो s की जगह पर आपको कितना पुट करना है बच्चों? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻², u की वैल्यू 0 है, t फाइंड करना है, ये हो जाएगा +1/2 a, और a की जगह लिखेंगे हम स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई कितना? m, और इनटू में हो जाएगा t²। अब आप इसे यहां से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। सॉल्व करके आपको अपना यहां से आंसर निकालना है और स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से मैच करना है, और फिर जज करना है कि आपके लिए कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है। तो मैं आपको यह भी बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है डी। करेक्ट ऑप्शन है बच्चों कौन सा? डी। और यदि किसी बच्चे का आंसर नहीं आता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकता है। इस वीडियो का सॉल्यूशन फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, फिर से एक नया सवाल। नए सवाल में कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 1 × 10⁻⁻19 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज कितना। मतलब क्या है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻19 कूलम मीटर है, उसे 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बना करके प्लेस कर दिया गया। तो आपको बताना है कि उस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, लगने वाला टॉर्क कितना होगा बच्चों, ये आपको फाइंड करना है। एक बार बड़े ध्यान से आपको देखना है। यहां पर जो क्वेश्चन में कहा गया है वो ये है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो दे रखा है 10⁻⁻19 कूलम मीटर, और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डाइपोल को रखा गया है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चों 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बताना है कि डाइपोल पर लगने वाला जो टॉर्क है वो कितना होगा, टॉर्क है वो कितना होगा। तो आप सभी ये बात जानते हो कि जब किसी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना करके रखा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर टॉर्क लगाता है ना, उसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा। अब यहां पर P की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी बच्चों? 10⁻19। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 × 10⁴, और साइन हो जाएगा बेटा कितने डिग्री? 30 डिग्री।
अब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो भी अपना आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसे स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से मैच करना है। और याद रखें कि इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? डी। हाँ तो बच्चों पेश है आपके लिए फिर से एक नया सवाल। नए सवाल में क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। सवाल में कहा गया है कि ए नेटवर्क ऑफ 420 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 600 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। अब इन्होंने कहा है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज कितना। मतलब क्या हुआ इस बात का मैं समझाता हूं। सवाल में कहा गया है कि ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसके अंदर हमने 4 कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, इनमें से हर एक कैपेसिटर की वैल्यू 20, 20 और 20 माइक्रोफेरेड दे रखी है। और फिर इस नेटवर्क के अक्रॉस हमने लगा दिया 600 वोल्ट की बैटरी। तो जब यह 600 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाएगी तो उसके बाद फाइनली आपको यह बताना होगा कि इस पूरे सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बेटा बड़े ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 20 माइक्रोफेरेड। C2 भी कितना है? 20 माइक्रोफेरेड। C3 भी 20 माइक्रोफेरेड दे रखा है और C4 भी कितना होगा? 20 माइक्रोफेरेड। अब होगा ऐसा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके अंदर से कुछ करंट फ्लो होगी, या ये कह दो चार्ज फ्लो करेगा। अब जो चार्ज यहां पर आएगा वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। तो इसमें से ऊपर वाले जो ये 3 कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3, इनमें से सेम करंट फ्लो करेगा। आप कह सकते हो सेम चार्ज फ्लो करेगा। जब चार्ज सेम फ्लो करेगा तो आप ये भी जानते हो कि जिन कैपेसिटर्स के अंदर से सेम चार्ज फ्लो करता है वो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन में होते हैं? सीरीज। तो ऊपर वाले जो ये 3 कैपेसिटर्स हैं ये हो जाएंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्योंकि हमने अपने सर्किट में कैपेसिटर्स की लास्ट नंबरिंग C4 की, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, पहले इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा मैंने उसे नाम दे दिया बेटा C5। अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज में रिजल्टेंट निकालते हैं 1/C5 करके, तो वो होगा 1/20 इसका प्लस इसका प्लस इसका। तो हम लिख देंगे 1/20 प्लस 1/20 और प्लस में कितना होगा? 1/20। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करने पर जो C5 आएगा निकलकर वो हो जाएगा 20/3 माइक्रोफेरेड। 20/3 माइक्रोफेरेड। अब कंडीशन ये बनेगी कि तीनों हट चुके हैं और तीनों की जगह कौन लगा दिया? C5। अब सर्किट में जो अकेला C5 लगा होगा वो इसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल में। कैसे कॉम्बिनेशन में होगा बच्चों? पैरेलल में। तो अब जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो पूरे सर्किट का होगा। तो मैंने लिखा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा पूरे के पूरे सर्किट का, किसका बेटा? सर्किट का, उसे हमने केवल C नाम दिया। वो होगा C5 प्लस कितना बेटा? ये C4। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट निकालने के लिए कैपेसिटर्स को हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा इतना बेटा। अब C5 कितना आया है आपके पास में? 20/3 और प्लस में C4 कितना दे रखा है? 20। आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर फाइंड करेंगे। फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसे स्क्रीन पर दिए ऑप्शन से मैच कर लेना। और साथ के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन सी। मैंने लिख दिया यहां पर। हाँ तो बच्चों फिर से बात करेंगे नए सवाल की। नया सवाल कुछ इस तरीके से है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली 2 प्रोटॉन्स that are separated by a distance of 3 × 10⁻⁻15 meter. So the magnitude of electrostatic force that each proton exert on the other is. मतलब क्या हुआ इस बात का बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन हैं और वो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से 3 × 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। तो आपको बताना है उन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा। जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। मान लीजिए एक प्रोटॉन यहां पर है और दूसरा प्रोटॉन यहां पर है, और इन दोनों ही प्रोटॉन्स के बीच का जो सेपरेशन है ना वो आपको दे रखा है R = 3 × 10⁻⁻15 मीटर। 3 × 10⁻⁻ कितना? 15 मीटर। क्योंकि ये प्रोटॉन है तो इसका जो चार्ज होगा वो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। अब क्योंकि ये भी एक प्रोटॉन है तो इसका जो चार्ज होगा वो भी 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा? 19 कूलम्ब। और वो भी कैसा होगा? प्लस का। अब आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = 1/4πε0 × Q1 Q2 और डिवाइड बाई कितना होता है बच्चों? R²। कितना होता है? R²। अब आप सभी जानते हो कि जो इतना पार्ट है इतने की वैल्यू कितनी?
वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 इंटू में आएगा Q1 कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 19। Q2 भी कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 19 और डिवाइड में आएगा R का स्क्वायर। R दे रखा है बच्चों इतना बोले तो कितना 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। क्योंकि R का स्क्वायर है तो इस चीज को लिखेंगे दो बार लिखने का मतलब हो गया फिर से लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 15। अब आप क्या करेंगे इन सारी चीजों को काटेंगे पीटेंगे और सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा पहले आपको वो फाइंड करना है और स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शंस में से मैच कर लेना है, क्योंकि इस बार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपका जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आए निकलकर जो भी आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन बैठे उस ऑप्शन को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नया सवाल इस बार कुछ इस तरीके से है कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, जब हम एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। पहले में कहा गया रिमेन्स स्टेशनरी, क्या वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ही रहेगा। सेकंड में कहा गया स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, क्या वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा घूमेगा। ऑप्शन सी उसमें कहा गया मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्या वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलेगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखेंगे, आपने एक छोटी सी बात पढ़ी है कि जब किसी क्यू चार्ज के पार्टिकल को बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी से मूव कराते हैं, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाता है और उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पहले से ही स्टेशनरी है, बोले तो रेस्ट में है। जब इलेक्ट्रॉन होगा रेस्ट में तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब चाहे आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो या मत करो तो फोर्स तो उस पर लगने वाला है नहीं, फोर्स कितना आएगा बच्चों 0, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वापस से कैसा रहेगा स्टेशनरी ही रहेगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों जल्दी बताइए ये बात, इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए बच्चों बात करेंगे नए सवाल की। नया सवाल कुछ इस तरीके से है, सवाल में कहा गया है कि ए मेटालिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। आगे इन्होंने बोला है कि इफ 5 into 10 to the power 26 carriers flow across the wire per unit volume then their drift velocity in meter per second is। मतलब क्या हुआ, बड़े प्यार से आपको सुनना है। सवाल में कहा गया है कि हमारे पास में एक मेटालिक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर है। उस मेटालिक वायर के अंदर से 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसके अंदर जो प्रेजेंट चार्ज कैरियर्स हैं उनका नंबर दे रखा है 5 into 10 to the power 26 पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताना है उन चार्ज कैरियर्स के फ्लो होने की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। बड़े ध्यान से देखना है बच्चों इस बार आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 4 mm स्क्वायर, 4 mm स्क्वायर, और इसके अंदर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो दे रखा है बच्चों 3.2 एम्पियर, और नंबर जो दे रखा है चार्ज कैरियर्स का स्मॉल n वो दे रखा है 5 into 10 to the power 26 पर मीटर क्यूब। तो आपको बताना इन चार्ज कैरियर्स के फ्लो होने की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा I इक्वल्स टू NEA VD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू NEA VD। तो यहां से आपको फाइंड करना है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD के लिए यहां से बन जाएगा I अपॉन NEA। अब आप यहां से इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे और जो भी आपका आंसर आए वो स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन से आपको मैच करना है, क्योंकि मैं इस बार आपको इस सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा। आपका जो भी आंसर आता है उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम जज कर पाए आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत। हाँ तो बच्चों फिर से पेश है आपके लिए एक नया सवाल। नए सवाल में कुछ इस तरीके से आपसे कहा गया है कि फिगर ए एंड बी both are shown the variation of resistivity with the temperature for some materials, then identify the types of these materials। मतलब क्या हुआ इस बात का बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। सवाल में यह कहा गया है कि हमारे पास में ये दो फिगर्स हैं जो किसी भी मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वेरिएशन शो कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है इन ग्राफ्स को देख करके कि वो मटेरियल्स कौन कौन से होंगे। मतलब ये पहला ग्राफ कौन से मटेरियल के लिए होगा और दूसरा ग्राफ कौन से मटेरियल के लिए होगा, ये आइडेंटिफाई करना है और फिर दिए गए ऑप्शंस में से अपना आंसर भी मैच करना है। तो बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों।
अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर पहले वाला ये ग्राफ है, इसके बेसिस पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और ग्राफ बी में टेम्परेचर को बढ़ाने पर रजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। रजिस्टिविटी हो रही है डिक्रीज। आपको एक छोटी सी बात पता है, यदि मैं आपसे बात करूं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो भी बेटा साथ के साथ इंक्रीज होता है। कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। फिर आपने एक पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रजिस्टिविटी। अब आपको पता है रजिस्टिविटी जो होती है रो, वो आर के बराबर होती है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से रजिस्टिविटी पर भी क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी। तो पहला जो ग्राफ होगा वो होगा बेटा कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए होगा, कंडक्टर्स के लिए। बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। आप देख रहे हैं सेकंड वाले पार्ट में टेम्परेचर को बढ़ाने से रजिस्टिविटी घट रही है। तो आपको एक बात यह भी पता है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उन सेमीकंडक्टर्स के लिए यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो ज्यादा फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से करंट ज्यादा फ्लो करता है। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो आपको पता है रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, इसके घटने से रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ऑप्शन बी में हमें पता चलता है कि जो ये ग्राफ है वो है सेमीकंडक्टर्स के लिए बच्चों। किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो पहला ग्राफ हुआ कंडक्टर्स के लिए, दूसरा हुआ सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो आप अब जो स्क्रीन पर ऑप्शन है उनसे मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूं इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। हाँ तो बच्चों बात करेंगे फिर से एक नए सवाल की। नया सवाल कुछ इस तरीके से है। इस बार सवाल में कहा गया है कि इफ द करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 0.02 सेकेंड टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज कितना। बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास में कॉइल है और उस कॉइल के अंदर से फ्लो हो रहा है स्टार्टिंग में 1 एम्पियर का करंट, फिर उस करंट को 0.02 सेकंड के अंदर हमने चेंज करके 3 एम्पियर कर दिया, तो कॉइल के अंदर 6 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होता है। तो बताना यह है उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो बड़े ध्यान से बेटा देखेंगे इधर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर I1 जो इनिशियल करंट है I1, उसकी वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। I2 बोले तो फाइनल करंट की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर, और करंट को इतने से इतना चेंज होने में जो टाइम लगा उसे हम dt लेंगे, स्मॉल टाइम है वो 0.02 सेकंड दे रखा है। और जब करंट इतना चेंज हुआ तो वहां पर बेटा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो दे रखा है 6 वोल्ट। तो आपको बताना है सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल के लिए कितना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल के लिए कितना होगा। तो आप सभी एक छोटी सी बात जानते हो, ये इनिशियल करंट था, ये फाइनल था, तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा DI चेंज इन करंट, वो हो जाएगा बेटा कितना 3 - 1 इक्वल्स टू कितना 2 एम्पियर। तो DI हमारे पास में है, DT भी है, E भी पता है और फाइंड करना है L। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, E इक्वल्स टू होता है L DI ओवर DT, E इक्वल्स टू L DI ओवर कितना DT। तो यहां से जो L होगा वो हो जाएगा E DT और डिवाइड बाई कितना बच्चों DI। अब आप इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसे स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शंस में से आपको मैच करना है और वही आपका फाइनल आंसर भी होगा। बच्चों पेश है आपके सामने फिर से एक नया सवाल। सवाल में क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। पहले सवाल में कहा गया है कि द करंट इन द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 10 हेनरी डिक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन 0.2 सेकेंड, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। मतलब क्या हुआ, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास में कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी गिवन है। इनिशियली उस कॉइल के अंदर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, फिर अचानक से वो करंट 0.2 सेकंड में 10 एम्पियर से डिक्रीज होकर 5 एम्पियर हो जाता है। तो जब करंट डिक्रीज होगा तो कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो ईएमएफ कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा इधर देखो, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो कॉइल है उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू दे रखी है 10H बोले तो हेनरी। इनिशियल जो करंट है I1 वो दे रखा है बच्चों कितना 10 एम्पियर,
और जो फाइनल करंट है I2 वो दे रखा है बच्चों कितना 5 एम्पियर, और करंट को इतने से इतना चेंज होने में जो टाइम लगा है स्मॉल टाइम dt वो है बच्चों 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आपको एक बात यह भी पता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों कि जो E होता है वो माइनस का L di ओवर कितना होता है dt। मैं इसे और भी लिख सकता हूं E इक्वल्स टू माइनस का L। यहां पर जो बच्चों di है क्या है बच्चों di वो होता है चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। और चेंज इन करंट फाइंड करने के लिए हम फाइनल माइनस क्या लिखते हैं इनिशियल, तो हम लिख सकते हैं इसे I2 माइनस कितना I1। अब इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और पुट करके अपना आंसर फाइंड करना है, क्योंकि इस बार भी मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। बच्चों पेश है आपके सामने फिर से एक नया सवाल। नए सवाल में कहा गया है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर इज। मतलब क्या हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमने एक वायर, हमारे पास में एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर है। उस वायर को बेंड करके हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर जो सर्कल फॉर्म हुआ उसके डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स पर 2 पॉइंट मार्क किए गए ए और बी। अब आपको यह बताना है ये जो सर्कल बनाया था इसके पॉइंट ए और बी के बीच में ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे बेटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वायर हमने यूज किया उस वायर की खास बात है कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है 12 ओम पर मीटर, 12 ओम पर मीटर। और जो सर्कल ये हमने बनाया है इसका रेडियस गिवन है कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 मीटर। अब आपको पॉइंट ए और बी के बीच में ये सर्कल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो फाइंड करना है। तो हमारा मकसद है RAB फाइंड करना, RAB फाइंड करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे सर्कल को बनाने में जो वायर यूज किया उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो निकाल लो पहले आप। तो पहले मैंने लिखा इस बात को कि टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड जो होगी वो हो जाएगी बेटा इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर, बोले तो 2 पाई r के बराबर, 2 पाई r के बराबर। अब ये हो जाएगा कितना बच्चों 2 पाई और r की वैल्यू दे रखी है 0 पॉइंट कितना 1, तो ये चीज निकल कर आएगी कितनी बेटा 0.2 पाई मीटर, 0.2 पाई मीटर। मतलब इस पूरे के पूरे सर्कल को बनाने में जो वायर हमने यूज किया उसमें वायर की इतनी लेंथ लगाई है बेटा। अब आप ये भी जानते हो ये वायर इस वायर के लिए 1 मीटर लेंथ के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 12 ओम है। तो हमने तो इतनी लेंथ यूज करी, तो इतने लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा पहले वो लिख लो। तो मैं इस बात को लिखता हूं बेटा कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूज्ड, जो वायर हमने यूज किया है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए जो आपके पास में लेंथ है 0.2 पाई उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, ये निकल करके आएगा 2.4 पाई ओम। तो इस पूरे के पूरे सर्कल का जो रेजिस्टेंस होगा वो 2.4 पाई ओम के बराबर होगा। लेकिन अब हमने सर्कल के दो डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स पर पॉइंट मार्क कर रखे हैं। तो अब जो ऊपर वाला पार्ट है इस तरीके से उसका अपना रेजिस्टेंस होगा और नीचे वाले का अपना होगा। ऐसे मैंने 2 पार्ट में मार्क कर लिया। मान लो ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला ए से बी के लिए ऊपर वाला और एक हो गया नीचे वाला। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1 ले लिया और नीचे वाले का कितना ले लिया बेटा जी R2। वायर की टोटल लेंथ कितनी थी, या ये कह दो वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्कल का टोटल रेजिस्टेंस वो इतना है। अब क्योंकि आधा पार्ट ऊपर और आधा नीचे, तो ऊपर वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा ना वो इतने का जस्ट आधा होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस मिलेगा ये मिलेगा 1.2 पाई ओम, 1.2 पाई ओम। अब जो इस सर्कल के नीचे वाला ये पार्ट है इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों 1.2 पाई ओम, इतना होगा। अब आप ये भी देख रहे हो जब यहां पर पॉइंट मार्क करे जाएंगे ए और बी, तो यहां से जो करंट एंटर करेगी वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगी और दोनों पार्ट का करंट यहां क्या हो जाएगा ऐड।
ये स्प्लिटिंग पॉइंट और ये हेडिंग पॉइंट। तो ये रेजिस्टेंस R1 और R2 कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल में। कैसे में होंगे? पैरेलल में। तो मैं इस बात को भी यहां पर लिखता हूं कि यहां पर जो R1 एंड R2 होंगे वो होंगे बच्चों कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब ये पैरेलल में है तो पूरे सर्कल का जो, या ये कहते हो पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, बोले तो R इक्विवेलेंट, वो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा करके निकालोगे। और जब पैरेलल में निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस इसका भी क्या हो जाएगा? दोनों का आधा। आधा होने पर जो आपके लिए आंसर आएगा, क्वेश्चन का जो पूरा फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.6 पाई ओम। 0.6 पाई ओम। तो बच्चों ये है इस सवाल का आंसर। और ये जो आंसर है ये अब आप अपने आप ही ऑप्शन से मैच करोगे और जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसे आप टिक करोगे। और आज के इस वीडियो में ये हम लास्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि किस चैप्टर के लिए या किस यूनिट के लिए आपको पहले वीडियोस चाहिए।